जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली हुए यूएस इलेक्शन में जीते डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बारे में और ओवरऑल उसके क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे हमारे ओवरऑल दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो यूएस इलेक्शंस में जीत है वो बहुत ही लैंडस्लाइड जीत है। ऐसा बिल्कुल ही एकदम 400 इस बार 400 पार टाइप की जीत हुई है उनकी। हालांकि वो भारत में काम नहीं किया नारा, बट मेरे ख्याल से वो यूएस में बहुत अच्छा चल गया है। बीइंग सेड दैट, अब ऐसी एक सरकार आएगी जहाँ पे सरकार व्हाइट हाउस से ज़्यादा ट्विटर के थ्रू चलेगी। और हम कह सकते हैं कि अब तो ट्विटर भी उनके ही पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर एलॉन मस्क के अंडर में है। उन्होंने एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है और शायद ये रिपब्लिकन पार्टी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होके उभरा है, तो वो यही था कि एलॉन मस्क का जो एक्विजिशन था ट्विटर का आज की तारीख में, जिसे एक्स के नाम से जाना जाता है, तो वो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था। चलिए, बीइंग सेड दैट कि हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि जो भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दुनिया में, यूएस प्रेसिडेंट के आने से या फिर यूएस प्रेसिडेंट के चेंज होने से उन पॉलिसीज़ पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हम इस बार डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला तो है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है मिडल ईस्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो इसराइल ईरान हो, चाहे वो ईरान और हूतीज़ हो। हालांकि ये दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आते हैं, वहाँ पे चाइना ताइवान का जो अभी तक वॉर तो नहीं हुआ है, बट जो एक कोल्ड वॉर टाइप चले आ रहा है, उसका क्या सिनेरियो रहेगा, तो हम इस पे अब डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रशिया यूक्रेन के वॉर से। तो हम एक बात तो पक्का जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रशिया वॉर के बिल्कुल ही खिलाफ थे। उन्होंने बहुत पहले से ही कहा है वो इस वॉर को ज़रूर रोकने की कोशिश करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के और पुतिन के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। आई डोंट नो वाई, बट है तो है। और इससे यही समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि वॉर इफ़ नॉट रोक सके, बट उसमें जो लोग अभी जो एक बहुत ही एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बना हुआ है, वो उसको कंट्रोल में लाया जा सके। एक सीज़ फायर के मूवमेंट में ले आया जा सके उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को कहने के लिए सीज़ फायर में लाया जा सके। इसको सीज़ फायर इज़ नॉट एग्जैक्टली वॉर रोक दी गई है, बट जहाँ पे है वहाँ पे सारी फौजों को अपनी अपनी जगह पे रोक लिया गया है। इससे आगे और लोग नहीं मारे जाएंगे। तो ये कोशिश ज़रूर रहेगी डोनाल्ड ट्रंप की कि टोन डाउन किया जाए उस कॉन्फ्लिक्ट को, बट आई डोंट थिंक कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहेंगे, क्योंकि जो भी बड़ी डिफेंस कंपनीज है यूएस में, चाहे वो लॉकहीड मार्टिन हो, चाहे वो बोइंग हो, चाहे वो L3 हैरिस हो, चाहे वो नॉर्थरप ग्रोमन हो, इन्होंने हालांकि दोनों ही साइड को डोनेट किया है, बट इन सारी डिफेंस कंपनीज ने अपना जो मेजॉरिटी ऑफ डोनेशन दिया है उन्होंने रिपब्लिकन्स को ही दिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को दिया है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में सारे युद्ध को रोक देते हैं, तो फिर इन डिफेंस कंपनीज का सामान कौन खरीदेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिपब्लिकन पार्टी है या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, वो पूरी तरीके से पीस का काम भले ना करे, बट एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। अब हम आते हैं हमारे मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे इज़राइल काफ़ी टाइम से पैलेस्टीन और ईरान के साथ इनडायरेक्टली सिचुएशंस में है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स का जो एस्केलेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं 50-50 अभी भी बोलूँगा कि 50% चांस है कि एस्केलेशन काफ़ी बढ़ेगा और 50% चांस है कि एस्केलेशन को स्टेबलाइज किया जाए। लेकिन चूंकि नेतन्याहू और इजराइल के जो पीएम हैं और ट्रंप, ये दोनों ही बहुत ही कट्टर विचारधारा के लोग हैं, और कहने को ये दोनों ही आपस में इनका जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकली बहुत अलाइंड है। तो हम मान के चल सकते हैं कि एक तरीके से ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। ये हो अगर, तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। तो मिडिल ईस्ट इस चक्कर में थोड़ा डिस्टेबलाइज इस टाइम पे रहेगा। हालांकि अपने पिछले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का जो ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड था, उस जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया और भी 2-3 कंट्रीज थी, उनके साथ जो मिलके जो अब्राहम पीस अकॉर्ड्स साइन हुए थे, वो करवाया था, जो कि उनसे पहले एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा मूव था। तो हम मान के चल सकते हैं इस एक पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ के जो है एक तरीके से मिडिल ईस्ट में ज़्यादा एस्केलेशंस नहीं होंगे।
बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका रिलेशन इजराइल के साथ हैम्पर नहीं होंगे, और ये एक काफ़ी स्टेबलाइजेशन या फिर डिप्लोमेटिकली बहुत ही साउंड मूव होगा, क्योंकि जो मिडल ईस्ट है वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, और उस एरिया का स्टेबलाइज रहना ओवरऑल ऑयल क्रूड ऑयल जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज रखने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़े हैं ड्यू टू दी बोथ द यूक्रेन एंड रशिया वॉर एंड दी डिस्टेबलाइज्ड मिडल ईस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि कैसे जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो अपने कंट्री में नीचे रखा जाए और मिडल ईस्ट और यूक्रेन रशिया वॉर को ठंडा करके। तो ये देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में किस तरीके की पॉलिसी अपनाते हैं। अब हम आते हैं चाइना ताइवान के इशू पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे यूएस जो है वो खुल के ताइवान को सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ डिफेंस एंड मिलिट्री डिफेंस और डिप्लोमेसी इंटेलिजेंस, और जो भी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के मामले में भी। मेरे ख्याल से अब जब यूएस ताइवान को डिफेंस इक्विपमेंट या फिर डिफेंस और इंटेलिजेंस की सपोर्ट देगा, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ में जहाँ ताइवान का यूएस के ऊपर अपर हैंड है, तो वो बदले में चाहेगा कि ताइवान से उनको अपनी कंट्री में यानी कि अमेरिका में एक बहुत ही रोबस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग R&D इकोसिस्टम डेवलप करने में सपोर्ट मिले। रही बात छोटी मोटी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें इंटरफेरेंस की, मुझे लगता है कि रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप इन जनरल प्रो रेजिम चेंज नहीं होते हैं। वो डायरेक्टली डिप्लोमेटिकली और सैंक्शंस और टैरिफ्स के थ्रू ही अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंडक्ट करते हैं। अपने स्टेट अपैरेटस का यूज़ करके सरकारें गिराने वाला काम होता है। ये मोस्टली डेमोक्रेट्स का एक तरीका है ऑपरेट करने का। सो हम ये मान के चल सकते हैं जो इधर उधर सरकारें गिराई गई हैं इन द रेजिम ऑफ जो बाइडन, वो ट्रंप के दौरान कम देखने को मिलेगा। तो मेरा ये एक ओवरव्यू है ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में। मैं आपको बताता चलूँ, ये एक 2 पार्ट का वीडियो है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि इंडिया के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे ट्रंप का क्या असर रहेगा, और हम इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से इंडस्ट्रीज़ पे ट्रंप का कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के मामले में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।